हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही है। धीरे धीरे बोर्ड के एग्जाम का टाइम निकट आ रहा है, पास आ रहा है। और मेरे ख्याल से अब आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। नवंबर का मंथ है और अब सीधे सीधे बोर्ड की डेट शीट आने वाली है और आपकी तैयारी भी बढ़िया से होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? केस बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्यों करें ये? क्या जरूरत है? देखो, 80 नंबर के पेपर में से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 36, 37 और 38। ये तीन क्वेश्चन आपके जो होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 12 नंबर आप चाहो तो बहुत आसानी से मिल सकते हैं। मतलब अगर हम ब्रेक करें 80 में से 12 नंबर तो इसमें पक्के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आधे से ज्यादा जो होता है इसके सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। बट सवाल ये उठता है कि करे कैसे और कैसे पहचाने। तो आज के लेक्चर से हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं, जिसमें हम हर एक लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अलग अलग चैप्टर के डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप अब आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग अलग अलग चैप्टर भी रिवाइज करते जाएंगे, जैसा मैंने रिवीजन सीरीज कर रहा हूं। और साथ में इस लेक्चर में और ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन के लेक्चर में वी विल कवर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन। तो फटाफट जो स्टूडेंट नए आए हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जितने लेक्चर आएंगे या जो भी अपलोड होंगे वो आपको पता होने चाहिए। आपकी रिवीजन सारी की सारी साथ में होती जाएगी। और इसके अलावा जो भी क्या कहते हैं डाउट्स आप कमेंट में छोड़ सकते हो, और लेक्चर को पूरा देखना और आखिरी में लाइक और कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन 1। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा चैप्टर का है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग ए हेल्थ चेकअप कैंप 3 टाइप ऑफ पेशेंट रजिस्टर देमसेल्फ। 60 वर सफरिंग, 3 तरह के पेशेंट रजिस्टर किए। अब 60 वर सफरिंग फ्रॉम जॉइंट प्रॉब्लम, ओके। 84 वर सफरिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ फीवर एंड 108 वर डायबिटीज। तो मेन जो काम है मुझे वो इसका है। 60 की जॉइंट प्रॉब्लम है, 84 जो है वो कोई फीवर हो रखा है और 108 डायबिटेड है। तो चाहे यहां पे लिख लेते हैं 60 जॉइंट प्रॉब्लम, 84 फीवर और 108 को डायबिटीज हो रखी है। वैसे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में से 1/4 लोगों को जो डायबिटीज है वो इंडिया में है। ठीक है, तो डायबिटीज वैसे भी इंडिया में ज्यादा होती है। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। आप कह रहे हैं व्हाट बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर रिक्वायर्ड इफ ईच डॉक्टर ट्रीट्स सेम नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो देखो, जब भी ऐसा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो तो ये समझ जाओ ये क्वेश्चन जो है आपका एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है। मतलब ये आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज हमने समझ ली, ये क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर का है? चैप्टर 1 का है बच्चों। किसका है? एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है। तो अब क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, ये कुछ पेशेंट दिए हुए हैं। 60 ज्वाइंट प्रॉब्लम जॉइंट लिख दिया इधर, 60 जेपी ज्वाइंट प्रॉब्लम लिख दिया, 84 फीवर और क्या था? डायबिटीज कितनी थी? 108। 108 हो गए डायबिटीज। आपसे कहते हैं भाई बीमारी है तो कौन ट्रीट करेगा? डॉक्टर। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर रिक्वायर्ड? कितने डॉक्टर चाहिए मैक्सिमम इफ ईच डॉक्टर ट्रीट सेम नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ ईच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं भाई मैक्सिमम डॉक्टर ये बताओ। ऐसा नहीं हो क्या कहते हैं कि आप देखो डॉक्टर तो कितने भी हो सकते हैं, 15, 20, 50, 100 जितने, लेकिन इन्होंने कंडीशन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर इफ ईच डॉक्टर ट्रीट सेम नंबर ऑफ पेशेंट। मतलब हर एक डॉक्टर अगर 5 कर रहा है तो सारे के सारे डॉक्टर, चाहे वो जॉइंट प्रॉब्लम के हो, फीवर के हो, डायबिटीज के हो, सबको ही 5-5 पेशेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, एंड ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हर एक टाइप मतलब हर एक को जो ये जितने भी पेशेंट हैं वो सारे इक्वल ग्रुप में ट्रीट होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये समझो, मुझे ऐसा नंबर निकालना है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके, तभी तो मेरे ग्रुप इक्वली डिवाइड होंगे। ठीक है, तो जब भी मुझे ऐसा नंबर निकालना है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके तो हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ। लेकिन इसके पहले हम लोगों को, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो स्टेटमेंट लिखते फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर रिक्वायर्ड वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ। तो ये अगर मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर इफ ईच डॉक्टर, जो भी आगे कंडीशन लिख देना, वी विल फाइंड
HCF ऑफ 60, 84 और 108। तो अब क्वेश्चन आता है HCF निकालने का। HCF कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। देखो एक एक को देख लो। 60 को आपने किया 230, 215, 3, 5 एंड 5। तो आपने 60 को लिख दिए यहां पे, अलग से एक जगह नीचे लिख देते हैं। 60 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर। देखो क्योंकि अब आप लोग एक्सपोनेंट में आते हैं, आपको आप लोग 10th क्लास में आ गए, तो इधर बच्चों की तरह 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखना। 2 2 बार आ रहा है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, दिस इज 60। नेक्स्ट इज 84। 84 को किया 2, 42, 221, 37। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं और आगे जितने प्राइम नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते जाते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, इस तरह से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये होती है। तो हमारा 84 आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। लास्ट आते हैं 108 पे, तो 108 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। पहले 54, देन 2 से डिवाइड हुआ 27, देन 3 से डिवाइड हुआ 9, 3 एंड 1। तो अब आपका 108 जो है ये कितना हुआ? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब आपने ये एचसीएफ निकालना है इन तीनों का। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, और आपको चाहे एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप हमेशा करोगे। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपने क्या किया? देखो एचसीएफ निकालने के लिए आपने क्या किया? 60, 84, 108 का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं आता तो अभी सुन लीजिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग निकाल चुके होंगे। सबसे छोटे से स्टार्ट करो। कॉमन नंबर पहले देखो। पहला कॉमन नंबर मैंने देखा, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। पहले कॉमन नंबर ढूंढो जो सब में कॉमन हो। अगर 2 नंबर है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, 3 है तो तीनों में होना चाहिए। तो मैंने कहा तीनों में 2 तो कॉमन है। अब 2 की सबसे छोटी पावर देखो, एचसीएफ में जो कॉमन नंबर होता है उसकी छोटी पावर। ठीक है, 2 स्टेप है, तो आपने कहा 2 की सबसे छोटी पावर है 2, तो 2 स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं इनटू, और कोई कॉमन नंबर दिख रहा है? अच्छा मैंने कहा 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। एक 3 है, एक 3 और एक 3 क्यूब है। 3 और 3 क्यूब में सबसे छोटी पावर क्या हुई? 3 की पावर 1, क्योंकि अकेला 3 है, तो आपने इनटू कर दिया 3। अब इसके अलावा इधर 5 है, इधर नहीं है, किसी में भी घट गया, 7 हट गया। तो अब आपका एचसीएफ क्या आ गया? 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। तो मेरा आंसर क्या हो गया? एचसीएफ हो गया 12। तो सीधे सीधे फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा हो गया 12। तो हमें ये समझ आ गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर। 12 डॉक्टर हैं, अगर हर एक डॉक्टर सेम नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीट करता है हर एक प्रॉब्लम के। तो अब ये जो 12 डॉक्टर, इसमें से हर एक जो डॉक्टर है वो आपके सेम नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीट करेगा हर एक प्रॉब्लम के। तो आपने अब सबसे पहले अब आते हैं जॉइंट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो पहले हाउ मेनी पेशेंट ईच डॉक्टर विल ट्रीट। तो चलो अब ये आ गया। तो अब आपने कहा सेकेंड पार्ट में आपने कहा नंबर ऑफ पेशेंट, एक डॉक्टर की बात करते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ जॉइंट पेन वो कितना होगा भाई? टोटल 60 पेशेंट हैं, डॉक्टर कितने हैं? 12, तो हर एक डॉक्टर में कितने जाएंगे? 5 पेशेंट। अगर मैं बात करूं जॉइंट पेन का फीवर की, फीवर में कितने पेशेंट है? 84। डॉक्टर मैक्सिमम 12 ही है, 12 ही करेंगे ट्रीट, लेकिन अब की बार कितने पेशेंट जाएंगे? 7 पेशेंट। और बात करते हैं डायबिटीज की, तो डायबिटीज में आपके पास टोटल पेशेंट कितने? 108। पेशेंट कितने जाएंगे? 12, तो ये हो गया 9 पेशेंट। तो नंबर ऑफ पेशेंट जो ईच डॉक्टर ट्रीट करेगा, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने हो जाएंगे? आपने इन सबको ऐड कर दिया, 5 + 7 + 19, 12, 9, 21 पेशेंट। हर एक डॉक्टर के पास जाएंगे 21 पेशेंट, क्योंकि 12 डॉक्टर है, 12 डॉक्टर को ये सारे के सारे पेशेंट ट्रीट करने। आप चाहे तो नंबर ऑफ पेशेंट को ऐड कर देते और 12 से डिवाइड कर देते तो भी सेम आंसर आता 21। हमारा ऑप्शन हो गया सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, थर्ड पार्ट में कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द टोटल काउंट वाज डन द नंबर ऑफ पेशेंट में जॉइंट प्रॉब्लम वर 48। जॉइंट प्रॉब्लम के 48 पेशेंट, फीवर के 60 पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट है 72। कहते हैं हाउ मेनी पेशेंट ईच डॉक्टर ट्रीटेड। तो अब हमने कहा कि भाई इतने इतने पेशेंट जो है वो अब लास्ट में दिख रहे हैं, मतलब कि इतने पेशेंट जो है इनका इलाज हुआ है, काउंट करके 48, 60 और 72 को ऐड कर दो। तो आपने कहा थर्ड पार्ट में पेशेंट्स ट्रीटेड इज इक्वल टू 48 + 62 + 72, जो कि आ जाएगा आपका 0 एंड 1 कैरी 7, 8, 14, 18, 180।
तो आपने कहा नंबर ऑफ पेशेंट ईच डॉक्टर ट्रीटेड कितना हो जाएगा, हर एक डॉक्टर का कितना हिसाब आ जाएगा भैया, जो पहले किया 180 टोटल है पेशेंट, हर एक करता है 12 डॉक्टर है, 12 को डिवाइड किया तो आप क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं तो आपका आ गया 15 पेशेंट, तो आपका आंसर आ गया 15, आपने लिख दिया 15 पेशेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, 48 है तो 4 हरे ने फीवर के ट्रीट किए, 5 आपने डायबिटीज के ट्रीट किए और 6 इसके, इसको भी ऐड करते तो 5 4 9 एंड 6 15 आ जाता। नेक्स्ट है इफ द HCF ऑफ 48 60 एंड 72 इज इक्वल टू दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको HCF निकालना है। तो आपने कहा फोर्थ में HCF ऑफ 40 60 एंड 72 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7M माइनस 2, M की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन आता है इसका HCF निकालना। HCF के लिए प्राइम फैक्टराइज करेंगे, वैसे तो ओरली कर सकते हैं। 48 देखिए क्या होगा, मैं करके दिखा देता हूं अगर नहीं आता। 48 को क्या 2 24 2 12 2 6 3, तो ये आपका आ गया 3, तो आपने कहा 2 की पावर 4 इंटू 3। 60 को आप लिखेंगे तो 60 आपका होगा 230 3 10 देन 2 से कर दो पहले 15 देन 3 5 एंड देन तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 72 को देखते हैं, 72 कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं 236 देन 2 से अगेन जाएगा 18, 2 से फिर गया 9 3, यह आ गया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। अब देख के तो देखो आपको पता होना चाहिए कि HCF इसका भी 12 ही आएगा, लेकिन HCF में मैंने लिखा सबसे छोटा नंबर 2 की लोएस्ट पावर 2 का स्क्वायर इंटू 3 की लोएस्ट पावर, सबसे कॉमन नंबर दूसरा 3 है, 3 की लोएस्ट पावर है 3, तो आपका ये 5 आएगा नहीं, 4 इंटू 3 12 आ गया। तो अब आपने कहा देयरफॉर 12 इज इक्वल टू 7M माइनस 2, ये उधर गया 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 7M, 7M इज इक्वल टू 14, ये M कितना आ गया 2 के बराबर, तो आपका M की वैल्यू आ गई 2। दिस इज योर फोर्थ पार्ट। तो दिस वाज केस बेस्ड क्वेश्चन 1 फ्रॉम चैप्टर 1 रियल नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केस बेस्ड क्वेश्चन 2। दीपिका वांट टू ऑर्गेनाइज अ बर्थडे पार्टी, बर्थडे बनानी है, आप लोग भी बनाते होंगे, ठीक है। तो शी वाज हैप्पी ऑन अ बर्थडे, शी इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, देन शी इज रेडी टू सर्व फ्रूट, सब फालतू दिया, हमें किसी की जरूरत नहीं है, फ्रूट सर्व करे, बर्थडे बनाए। अब आते हैं यहाँ पे शी हैज 36 एप्पल्स, तो एप्पल्स लिखते हैं 36, 60 बनाने थे होम, उसके एप्पल थे 36, बनाना थे 60। शी वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अमंग गेस्ट, उसे फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करने। शी डज नॉट वॉन्ट टू डिस्क्रिमिनेट अमंग गेस्ट, तो उसे ये है कि हर एक को बराबर दे दे। मतलब अगर 36 एप्पल है और 60 बनाना है तो ये आपके सारे के सारे फ्रूट जो है 60, मतलब एक गेस्ट को अगर मैं 2 एप्पल दे रहा हूं तो सबको 2 एप्पल दूं जितने गेस्ट है, और अगर बनाना दे रहा हूं तो वो भी सबको अलग है, तो 5 दे रहा हूं कितने भी दे रहा हूं। इसका मतलब मुझे ऐसा नंबर निकालना है जो कि क्या कहते हैं दोनों को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर सके। तो हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट, जब देखो अब एक बात समझना, 630 से 60 दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते थे भाई हर को आपने क्या कहते हैं 2 क्या कहते हैं एप्पल दे दिए तो भी इक्वल जा रहे हैं और बनाना। लेकिन क्वेश्चन अब आगे का हाउ मेनी मैक्सिमम गेट, मैक्सिमम गेट मतलब कितने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट दीपिका इन्वाइट कर सकती है, मतलब जितने इतने गेस्ट हो जिन्हें आप मैक्सिमम फ्रूट दे सको। जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रूट दोगे तो आपको पता चल जाएगा इतने ज्यादा गेस्ट, इससे ज्यादा आप इन्वाइट नहीं कर सकते। तो आपको पहले निकालना है 36 और 60 का HCF। तो आपने कहा HCF ऑफ 36 एंड 60, तो 36 का क्या होगा आप कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा। 60 विल बी इक्वल टू, अभी आपने पीछे के 60 का वही लिख सकते हैं यहाँ पे, 60 क्या था 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो अगर आपने HCF निकाला तो HCF विल बी इक्वल टू, जो भी आपका कॉमन है सबसे छोटा नंबर 2 की पावर है 2 स्क्वायर और 3 में a की पावर आएगी, तो 4 इंटू 3, इसका HCF भी आ गया 12, HCF 12 ही आ रहा है। तब इसका मतलब हाउ मेनी गेस्ट दीपिका कैन इनवाइट, 12 आंसर हुआ, 12 गेस्ट इनवाइट किए। अब हर एक गेस्ट को अगर आप बात करो हाउ मेनी एप्पल बनाना विच ईच गेस्ट गेट,
आपके 36 एप्पल हैं, 12 गेस्ट है, तो हर एक को 3 एप्पल मिलेंगे और ऐसे 60 बनाना है। कितने गेस्ट है? 36, 12 गेस्ट आए तो आपके 5 बनाना होंगे, तो आपके 3 एप्पल एंड 5 बनाना, दिस विल बी करेक्ट। मैं आपको करके दिखा देता हूं। सेकेंड पार्ट में आपने कहा आपके गेस्ट है 12, एप्पल है 36, एप्पल 36, गेस्ट 12, ईच गेस्ट को कितने मिले? 36/12, 3। अगला बनाना, बनाना कितने थे? 60। गेस्ट कितने? 12। ईच गेस्ट को मिले 60/12, 5। तो 3 एप्पल एंड 5 बनाना, ये आंसर हुआ सेकंड का। सिंपल है। चलो थर्ड, दीपिका डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट 42 मैंगोज ऑल्सो। अब इस टाइम पे कितने गेस्ट होंगे? अब उसने एप्पल और बनाना तो थे ही, अब मैंगो को भी आ गया, तो चलो मैंगो को भी घुसा लेते भाई। थर्ड पार्ट में आपने कह दिया, पहले तो 36 को लिख दिया वापस वही 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 60 को आपने लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब बात आती है किसकी? 42 मैंगोज की। 42 मैंगोज को किया आप देख लीजिए, 42 2 से जाएगा 21, देन 3 से और भी 7, तो आपका 42 आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। तब आपने कहा HCF जो है इन तीनों का 36, 60 और 40 का, आपकी बार सबसे छोटा नंबर तो 2 है जो कॉमन है, लेकिन पावर जो है देखो इधर 2 इधर 2 इधर 1, तो क्या आ गया? खाली 2 आ गया। लोएस्ट पावर लेते तो ये वाला आ गया 3 स्क्वायर, 3 एंड 3, पावर लोएस्ट इज 3, तो 2 इंटू 3 आपका HCF हो गया 6। आपकी बार ये कितने गेस्ट इनवाइट कर सकती है? 6 गेस्ट इनवाइट कर सकती है। हाउ मेनी टोटल फ्रूट विच ई गेस्ट गेट नाउ? अब कितने मिलेंगे हर एक गेस्ट को? तो आपने कहा टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 36 प्लस 60 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 8 एंड 10, 138। तो आपने कहा ईच गेस्ट को कितने मिलेंगे भाई? टोटल फ्रूट्स है 138 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12, 23 फ्रूट्स। हर एक गेस्ट को मिलेंगे आपके 23 फ्रूट्स। दिस इज योर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 2, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये दोनों भी होगा। इसका आंसर आ गया आपका 23 फ्रूट, हर एक को 23 फ्रूट मिलेंगे भाई। चलिए अब मूव करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन था चैप्टर 1, ठीक है। 2 चैप्टर जो हमने चैप्टर 1 के 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हम लोग मूव करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है मुझे, उससे करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो तो क्वेश्चन 3 में देखो, राधा डेकोरेटेड द डोर ऑफ अर हाउस विद द गार्लैंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। आई एम श्योर अभी दिवाली गई है, आप सबने अपने घरों में ऐसे गार्लैंड से कुछ माला जरूर लगाई होगी, ठीक है। तो ये कहते हैं ईच गार्लैंड इन द शेप ऑफ पैराबोला। अब देखो पैराबोला का शेप कैसा होता है? इस तरह का, ये जो शेप होता है, या यू शेप, इन्वर्टेड यू जो होता है, या यू शेप जो भी होता है पैराबोला का होता है। तो कह रहे हैं उसने ऐसे पैराबोला शेप में माला सजाई है, ठीक है। ठीक है, अब यहां तक तो हमारे कुछ काम का नहीं दिख रहा। अब आगे कहते हैं सपोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द गिवन कर्व इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, चैप्टर 2 जो आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जो आपने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट है। तो कहते हैं सपोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द गिवन कर्व। ये जो कर्व दिया हुआ है जो कि ऐसे बना हुआ है, तो जब भी आपका देखो कर्व ऐसे होता है तो आपका ये जो a होता है ये पॉजिटिव होता है, और अगर यही कर्व ऐसे होता है तो a आपका लेस देन 0 होता है, ठीक है। 2 तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। एक, अगर कर्व आपका ऊपर की साइड है अपवर्ड ओपनिंग, तो उसके लिए a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो पॉजिटिव होगा, और अगर ये डाउनवर्ड ओपनिंग है तो x स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। तो यहां पे क्या हुआ? देन a इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन a होगा। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहां पे मतलब ऊपर कुछ भी जरूरत नहीं थी। अब ये कहते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए 0। आपको सम, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट होते हैं जिन्हें हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। अगर मैं सम की बात कर रहा हूं, सम मतलब क्या होता है? एडिशन।
तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -1 और आपको कह रहे हैं जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा -2। आपको कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। देखो अब अगर आपको कोई भी एमसीक्यू करना है तो आप सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये फॉर्मूला होता है जहां पे एस डिनोट सम एंड पी डिनोट प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसमें डालूंगा तो अल्फा सम क्या है आपका -1, तो एक्स स्क्वायर -1 एक्स प्लस -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपका ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ये। अच्छा, अगर इसी को सीबीएसई में 2 नंबर का आ जाए विथ मेथड करने को, तो ये फॉर्मूला जो है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये फॉर्मूला सीबीएसई में विथ मेथड नहीं लगा सकते। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ ये लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या कहते हो, और ये आप ओरली भी कर सकते हो, देखो यहां पे मेरे को ये -1 दिखता, -1 का साइन चेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 सीधे। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a, डिनोमिनेटर में 1 है तो आपने कंपेयर किया तो a मेरा 1 हुआ, देखो क्योंकि सेम है, अगर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। b यहां से कंपेयर किया, माइनस से माइनस हट गया, b क्या आ गया 1 और c क्या आ गया -2। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर आपने a b c की वैल्यू डाली, a is 1 b is 1 c is -2, देन ऑल्सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस x -2। तो आंसर यही होगा। लेकिन क्या कहते हैं, एक मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव, एक बताया ऑब्जेक्टिव। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -1 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कौन सी वैल्यू ऑफ k के लिए -1 जो है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वन ऑफ द जीरोस होगा। जहां पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है k -2 x स्क्वायर -2x -5। तो आपसे कह रहे हैं इसका एक जीरो जो है, देखो इसके दो मेथड है, मैं दोनों समझा देता हूं। आपसे कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -1 इज वन ऑफ द जीरो, मतलब एक जीरो मैंने मान लिया, अल्फा आपको -1 दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू निकालनी। पहला मेथड क्या है, 9th क्लास में सीखा है, जो सबसे सिंपल मेथड है। अगर ये आपको जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप x की जगह -1 डालते हो तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आपने लिख दिया p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k -2 -1 स्क्वायर -2 -1 -5 इज इक्वल टू 0। आपने p को x की जगह -1 डाला जहां पे, और आपने इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 डाल के सॉल्व कर दिया। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा k -2 -1 का स्क्वायर इज 1 इंटू दिस विल बी सेम, प्लस 2 -5 इज इक्वल टू 0। 2 -5 इज -3, उधर गया तो हो जाएगा +3, सो k -2 इज 3, तो k कितना आया आपका 2 + 3 = 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5। अच्छा, मैंने कहा था इसके दो मेथड है, एक तो ये है जो आपने 9th में सीखा, दूसरा क्या है सिंपल सम ऑफ द प्रोडक्ट, और आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका -b क्या है, माइनस और -2, और a क्या है k -2, तो आपने कहा 2/k -2 है, और अल्फा इंटू बीटा आपने कहा -5/k -2 है। अब इन दोनों में से किसी में भी आप अल्फा की वैल्यू -1 डाल दो, चाहे इसमें या इसमें, और k के लिए सॉल्व कर दो। अगर इसमें डाल देते हैं तो अल्फा की वैल्यू ही -1, तो -1 इंटू बीटा इज इक्वल टू -5/k -2, ये कट गया। तो आपका बीटा जो है वो इधर से ये जो आया इसे इसमें डालो, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब भी a अननोन है तो देयर इज नो पॉइंट, आप सीधे इसमें डालो और सॉल्व कर दो। दिस विल बी वेरी लेंदी। लेकिन वैसे मैं लॉजिक बता देता हूं, आपने एक जगह से जो जीरो निकाला वो दूसरी जगह पुट करिए, सॉल्व करिए। आपका अल्फा यहाँ पे 1 है, बीटा की वैल्यू 5/k -2, उसे डालेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा। बट आई विल रिकमेंड, जब भी आपको एक जीरो दिया हुआ आप सीधे क्या कहते हो, जीरो को इसमें डालिए, 9th का मेथड लगाइए। थर्ड हो गया। लास्ट इज फोर्थ, if alpha beta are zeros of the polynomial x square minus 7x plus 12। ओके, तो फोर्थ पार्ट में कहते हैं एक पॉलिनोमियल दी है x स्क्वायर -7x plus 12। और मैं एक चीज बताता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा जब भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, a b c की वैल्यू लिख दो। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1, b की वैल्यू आपने लिख दी -7, और c की वैल्यू 12 लिख दो।
और सबसे पहले आपको जैसे कह रहे हैं अल्फा और बीटा के जीरो दिए हैं, अगर जीरो दिए आप सीधे सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट निकाल दो पहले। तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जैसे मैं कह सकता हूं माइनस ऑफ -7 विच इज इक्वल टू 7। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी कितना आपका 12 अपॉन 1, फिर से 12 आ गया, तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, आपको निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू। जब भी ऐसे किसी की वैल्यू निकाल ली हो, सबसे पहले आप पुराने पॉलिनोमियल का सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल दो। अब आप एलसीएम लिया, आपको मिला अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7, अल्फा बीटा की वैल्यू है 12, तो आपकी वैल्यू आ गई 7/12। सीधे आपका ये आंसर आ गया 7/12, दिस इज योर आंसर। अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, इसे आप मिडल टर्म देखो, दूसरा ऑप्शन क्या, आप इसे मिडल टर्म स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। आपने सॉल्व किया, जीरो आ गया आपके 4 और 3, फिर आपने अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया 3, 1/4 प्लस 1/3 करके। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज इस मेथड का, अगर ये पॉलिनोमियल मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होगा तो आप वो मेथड नहीं लगा सकते, इसलिए उस मेथड को भूल जाओ। स्टैंडर्ड मेथड, जब भी एक पॉलिनोमियल दिया और किसी की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालो और उसे यूज करके जो भी वैल्यू निकालनी है वो निकाल दो, क्योंकि हमेशा जितने क्वेश्चन दिए होंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट जरूरी होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट को यूज करके आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप दिस वाज चैप्टर 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, केस बेस्ड क्वेश्चन 4। फोर्थ में कह रहे हैं बिलो पिक्चर ऑफ फ्यू नेचुरल एग्जांपल ऑफ पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक शेप का दिया, ये भी चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ पैराबोला इन स्ट्रक्चर द कर्व रिप्रेजेंट एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिजेस एंड इन आर्किटेक्चर। तो ये सारा का सारा बेकार का है, कुछ नहीं काम का है, सीधे यहाँ पे आते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, अबव इन्फॉर्मेशन में कोई काम की नहीं है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द स्टैंडर्ड। तो देखो यही मैं समझा रहा था, केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको जो पैराग्राफ दिया है उसमें से क्या काम की चीज है वो आपको ढूंढनी है, और अगर आपको कुछ नहीं दिखती उसे भूल जाओ, मतलब उसे यूज ही नहीं करना, फिर सीधे क्वेश्चन पे आओ, या फिर जैसे पीछे वाले 1 और 2 क्वेश्चन में हमने देखा था, कुछ जो नंबर दिए हुए थे उन्हें नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि मेन जो होता है वो आपका आधे से ज्यादा अनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, सारे क्वेश्चन वही होते हैं जो आप 1-1, 2-2 नंबर के कर रहे हो, सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन में डाल दिया जाता है, ठीक है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब कहते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b and c are real number, all are rational number, a is non-zero real number, b and c are any real number, all are integer। देखो इंटीजर तो नहीं होते, आपको पता है यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है पहले ही। ऑल आर रैशनल नंबर, √2 √3 भी हो सकता है ABC, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचता है ऑल आर रियल नंबर। देखो सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन अगर a 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज दिस, a इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, a 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b एंड c कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि b और c अगर 0 भी है और आपका ax स्क्वायर है तो अगर डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 एंड -5। तो जैसे मैंने बताया, अल्फा दिया हुआ है केवल -4 और बीटा दिया हुआ है -5। लास्ट क्वेश्चन में आपको सीधे सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ था, इसमें आपको इंडिविजुअल जीरो दिए हुए हैं। आपने पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ -4 -5 विच इज इक्वल टू -9। अल्फा इंटू बीटा किया तो आपका हुआ -4 इंटू -5 विच इज इक्वल टू 20। तो अब आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट कितना है -9x प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। सो दिस इज योर करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ऑप्शन डी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 2। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और 1/अल्फा आपको जीरो दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, किसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, देन फाइंड k। आपको कह रहे अल्फा और 1/अल्फा इसके जीरो दिए हैं, तो मेरे को अल्फा और 1/अल्फा इस पॉलिनोमियल के जीरो दिए, मुझे k निकालना है, ठीक है। अब आपको अगर ये जीरो दिए, आपने सबसे पहले ये कहा a की वैल्यू कितनी हुई 2, b की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है k। सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी क्वेश्चन हो सब निकाल दो पहले। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, माइनस ऑफ -8 प्लस 8 अपॉन 2, माइनस b बाई ये होता है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया 4।
अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ आपका k/2। अब आपने कहा आपको एक रूट अल्फा है, एक रूट 1/अल्फा है। अगर आप इसमें डालते हो तो अल्फा प्लस 1/अल्फा आता है 4, और इसमें डालते हो तो ये आपका होता है इस तरह से। अब आप देखोगे इधर तो ये कट गया, ठीक है। अगर जब भी रूट रेसिप्रोकल दिए तभी ध्यान भी रख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज करोगे, सिंपल आंसर निकलेगा। तो 1 इज इक्वल टू k/2, k यहां से आ गया 2। तो आपके दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक आते हैं वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो आप ये वाला यूज करोगे कि बीटा को माइनस अल्फा डालोगे, जीरो हो जाएगा। अगर आपको आ रहा है एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, जैसे इसमें अल्फा और 1/अल्फा, तो आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज करो और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ गई। तो यहां पर आंसर हो गया k इज इक्वल टू 2। लास्ट, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हु सम ऑफ जीरो इज -p। सम ऑफ जीरो मुझे -p दे रखा है, तो सीधे लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p, एंड आगे क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज -1/p। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मुझे दे रखा है -1/p। तो फिर से मैंने लिखा, अच्छा जनरल इक्वेशन k x² माइनस sx प्लस p, आपने k को ऐसे से जोड़ा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, x² माइनस ऑफ -px, फिर आगे क्या है आपको 1/p, ये 1/p है, तो प्लस 1/p, तो माइनस माइनस p क्या हो गया, प्लस px हो गया। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² प्लस px प्लस 1/p। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ पार्ट ये आपका हो गया, x² प्लस px माइनस 1/p। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कहते हैं टू स्कूल पी एंड क्यू डिसाइडेड टू अवार्ड फॉर 2 गेम्स ऑफ हॉकी ₹X। तो अब ये कह रहे हैं दो स्कूल है पी और क्यू, उन्होंने प्राइजेस दिए टू देयर स्टूडेंट फॉर 2 गेम्स ऑफ हॉकी ₹X पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट ₹Y पर स्टूडेंट। ठीक है, हॉकी के लिए x दे रहे, क्रिकेट के लिए y दे रहे, ठीक है, दो गेम के लिए प्राइजेस दे रहे ₹X और ₹Y। तो हॉकी के लिए हो गया ₹X और क्रिकेट के लिए हो गया ₹Y। इतना समझ में आ रहा है अभी। School P decided to award a total of 9500 for the 2 games to 5 and 4 student respectively। ठीक है, 5 स्टूडेंट को और 4 स्टूडेंट को 9500 टोटल दिया। अच्छा, अब आपने कहा देखो 5 स्टूडेंट को हॉकी के लिए और 4 स्टूडेंट को क्रिकेट के लिए, कैसे पता चला, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, जो नंबर आपको इधर पहले दिया है वो पहले वाले के लिए, दूसरा वाला नंबर दूसरे के लिए। तो आपने पहले का 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9500, आपकी एक इक्वेशन बन गई। ये कितना हुआ स्कूल पी का, स्कूल पी। नेक्स्ट इज while school Q decided to award 7370 for the 2 game to 4 and 3 student। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7370। ये हुआ आपका स्कूल Q का, दोनों स्कूल का पता चल गया। ओके, अब ये कहते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ये हो गई भाई एल्जेब्रिकली होगी ना, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9300, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7370। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी। हॉकी का आपका प्राइज अमाउंट क्या है और प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। अच्छा, अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का आपको पता है दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ग्राफिकल तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, 3 मेथड होते हैं वैसे। अच्छा, अब इसके लिए अब देखो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से कौन सा लगा है, ये क्वेश्चन आता है। अब सबसे बड़ी चीज देखो ये है कि आपका इसमें से x का क्वेश्चन है 5 और 4, y का क्वेश्चन है 4 और 3, सब्स्टिट्यूशन विल बी वेरी लेंथी। तो मैंने कहा मैं कोफिशिएंट सेम बनाता हूं, एलिमिनेशन में सबसे पहले कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 4 से और इसे मल्टीप्लाई किया 5 से, क्योंकि 5 4 द 20 और 4 5 द 20। तो आपने x को, आप चाहे तो y का क्वेश्चन भी सेम बना सकते थे, 4 इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसे 4 से, ये आपकी मर्जी है। तो आपने कहा 20x 5 इंटू 4 किया, 20x 4 इंटू 4 किया प्लस 16y इज इक्वल टू 95 इंटू 4 कर लीजिए, 0 0 आगे लग जाएंगे।
तो 380 और 2 जीरो आ गए 38,000। ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा किया 5 इंटू 4 इज अगेन 20x, 3 इंटू 5 इज 15y इज इक्वल टू 7370 इंटू 5। तो 737 इंटू 5 विल बी 35, 36850। अब आपने देखा x का कोफिशिएंट जो है वो सेम बन गया है, लेकिन अगर x का कोफिशिएंट सेम बन गया लेकिन सेम साइन के हैं तो आपने सबके साइन नीचे मतलब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर दिए। तो ये पार्ट कट गया, ये माइनस किया, 16 माइनस 15 विल बी 1y या y, इसे माइनस किया 05150। तो आपकी y की वैल्यू आ जाती है 1150। अब हम लोग चलते हैं x की वैल्यू निकालने। तो x की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी दो इक्वेशन में से कोई भी यूज कर लेते हैं। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9500। y की वैल्यू को मैंने डाला इसमें 1150 इज इक्वल टू 9500। तो 1150 4 से किया 4600। तो 56 5x प्लस 4600 इज इक्वल टू 9500। माइनस करते हैं तो 5x विल बी इक्वल टू 9500 माइनस 4600 दैट विल बी इक्वल टू 900। 4900। तो x की वैल्यू आ जाती है 4900 डिवाइडेड बाय 5, जैसे डिवाइड करके मेरा वैल्यू आ जाएगी 980। तो अब देख लेते हैं x क्या और y क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है x है हॉकी की कॉस्ट और y है आपकी क्रिकेट की कॉस्ट। आपको किससे निकालनी है, प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी। तो कितनी आ गई रुपीज 9, कितनी है 980। सेकंड में कह रहे प्राइस अमाउंट ऑफ विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो आपको पता है x जो है डेट इज इक्वल टू 980, y आपको आया था 1150। तो किस अमाउंट की गेम ज्यादा हुई, क्रिकेट की प्राइस ज्यादा हुई अमाउंट, और कितने से ज्यादा हुई सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 170। ये भी हो गया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट, व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम 2 गेम। तो आपके दोनों के दो स्टूडेंट है, तो टोटल प्राइस अमाउंट क्या होगा। आप मान लो 2 क्रिकेट के 2 हॉकी के, क्रिकेट वाले को मिल रहा है y, क्रिकेट वाले को मिल रहा था x तो 2x, और हॉकी वाले को मिल रहा था 2y। हॉकी को x जो भी है 2x प्लस 2y हो जाएगा। आपने वैल्यू 2 कॉमन ले लो, x प्लस y 980 प्लस 1150, इसे ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2130 विच विल बी इक्वल टू 0624260। टोटल जो पैसा इन्हें मिलेगा वो मिलेगा 4260 रुपए दोनों के दो स्टूडेंट के। तो आपका इसका आंसर हो गया ₹4260। था सिंपल। कौन से चैप्टर का है ये, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो 2 केस स्टडी थी क्वेश्चन चैप्टर 1 की, 2 केस स्टडी चैप्टर 2 की करी, 30 से 5वीं केस स्टडी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3 की। तो इस तरह से आपके हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपके सारे के सारे चैप्टर जो है वो एक बार रिवाइज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ये फायदा है आपको मिक्स लेक्चर करने का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं चैप्टर वाइज रिवीजन मत करो, बार बार एक केस बेस्ड क्वेश्चन के वो करो, फिर असर्शन रीजनिंग करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, पेपर्स करेंगे, तो आपके हर बार चैप्टर अलग अलग तरह से फिर से रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 पे। While designing the school yearbook, a teacher asked the student that the length and the width of particular photo is increased by x unit each to double the area of the photo. हर एक साइड इन्होंने लेंथ और ब्रेथ को x इंक्रीज कर दिया, जिससे जो एरिया है डबल द एरिया ऑफ फोटो। तो एरिया जो है वो डबल हो गया, ठीक है। अभी याद रखना, ओरिजिनल फोटो इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। तो पहले तो आपने लिख दिया ओरिजिनल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ओरिजिनल विड्थ है 12 सेंटीमीटर। ओरिजिनल एरिया भी निकाल सकते हैं। ओरिजिनल एरिया क्या होगा 18 इंटू 12, 6 8 8 10 11 216। ठीक है, ये आपका आ गया ओरिजिनल एरिया। तो ओरिजिनल एरिया आ गया 216।
यूनिट क्या दी हुई है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कहते हैं लेंथ को आपने x बढ़ाया था और विड्थ को भी x बढ़ाया था, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी 18 प्लस एक्स, न्यू विड्थ क्या हो गई 12 प्लस एक्स। अच्छा, न्यू एरिया इन्होंने कहा ओरिजिनल एरिया से कितना ज्यादा है, ओरिजिनल एरिया का डबल हो गया, तो 216 का डबल किया तो आपका हो जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका न्यू एरिया आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, राइट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। आपसे कह रहे हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखो डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो आप क्या लिख सकते हो, नई लेंथ है 18 प्लस एक्स, नई ब्रेड है 12 प्लस एक्स, नया एरिया कितना है 432। तो आपकी ये लेंथ इनटू ब्रेड इज इक्वल टू दिस, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब जैसे ही देखो आप ये है, तो ये कौन से चैप्टर का है, ये आ गया चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी, राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एल्जेब्रिक इक्वेशन लिख दिया, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। 18 इंटू 12 यू ऑलरेडी नो 216 प्लस x इंटू 12 विल बी 12x, 18 इंटू एक्स विल बी 18x प्लस x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर। कैसे मल्टीप्लाई किया देख लो, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे एक्स स्क्वायर। तो आपका ये आ गया इधर विच इज इक्वल टू 432। इधर से आपने कहा एक्स स्क्वायर, 18 और 12 को ऐड किया, आपका हो गया 30x प्लस 216 इज इक्वल टू 432। या आपने ये उधर ले गए तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 30x 216 माइनस 432 विल बी माइनस 216 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मुझे लिखनी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपने जब इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में इक्वेशन को लिख दिया, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इक्वल टू 0, तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब कहते हैं व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज फोटो। तो मतलब मुझे ये निकालने की टोटल डायमेंशन क्या है, जिसके लिए मुझे ये पहले x निकालना होगा। तो अब x के लिए मैंने क्या किया, पहले आपको ABC पता है। देखो, दो मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला होता है आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। आज अभी मैं आपको मिडल टर्म स्प्लिट एक बार करके दिखाता हूं। तो 216 को मैंने पहले प्राइम फैक्टराइज किया, क्योंकि A1 है, C आपका 216 है विथ माइनस साइन, तो पहले 216 को प्राइम फैक्टराइज किया, तो आपके आ गया, ये आ गया 0। फैक्टर्स आ जाएंगे 3 3 3। अब मुझे इन 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इसे दो नंबर ब्रेक करना है, जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 30 है और मल्टीप्लाई करके माइनस 216 है। देखो, पहली चीज ये ध्यान रखना, अगर यहां पे नेगेटिव साइन है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो जब ही आ सकता है जब यहां पे दो नंबर अपोजिट साइन के हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे इधर तो भी मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव साइन है तो मुझे यहाँ पे दो नंबर चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करके मुझे 30 मिल रहा है। क्योंकि देखो, इसमें बहुत सारी ऑप्शन आती, अगर आप करते 2 to the 4 4 to the 24 3, या फिर करते हैं 24 से तो नहीं होता, 3 3 the 9 9 3 3 the 9 9 to the 18 18 और 12 को अगर आप ऐड करो तो 30 आएगा। लेकिन 18 और 12 को अगर आप माइनस साइन लेते हो या प्लस साइन लेते हो, प्लस जो है उसमें ये नहीं आएगा, तो वो रिजेक्टेड है। तो मेरे को ऐसा नंबर देखना है जिसमें 30 है, दो नंबरों में स्प्लिट करना है इसको अपोजिट साइड। तो आपने कहा 2 to the 4 8 8 3 the 24 एंड, या फिर इसकी जगह 3 3 9 9 to the 18 36 एंड 6। तो मैंने इसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको देखा, अगर आप माइनस कर रहे हो, प्लस माइनस इज 30 एंड मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस 216। अब आपने रीग्रुपिंग करी, यहां से आया x प्लस 36 माइनस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके दो फैक्टर बने, एक बना x माइनस 6, एक बना x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो आपके x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, या तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या आपका होगा x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो x हुआ 6, या आपका x हुआ यहां से माइनस 36, ये आपने रिजेक्ट कर दिया। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो x की वैल्यू आ गई 6
एक्स की वैल्यू आ गई तो आपकी न्यू डायमेंशन क्या हो गई 18 प्लस एक्स एंड 12 प्लस एक्स। तो आपने का न्यू डायमेंशन इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 24 लेंथ और 12 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 18, 6 डाल दिया ना एक्स को, ये आ गई आपकी विड्थ। तो 24 एंड 18 सेंटीमीटर। कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220। अब ये कह रहे हैं क्या कोई भी वैल्यू ऐसी हो सकती है जिससे एरिया आपका 220 बन जाए। ठीक है कि कैन एनी वैल्यू रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक द न्यू एरिया, नया एरिया जो है वो 432 की जगह मुझे क्या चाहिए 220 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। चलो मैं एक बार डाल के देख लेता हूं। मैंने कहा मेरी इक्वेशन क्या बनेगी इस केस में 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है नया एरिया, नया एरिया कहते हैं 220। इसे चेक करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। 18 इंटू 12 विल बी, आपने मल्टीप्लाई किया 216 प्लस 18x और 12x का सम आपको पता है कितना था 30x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या आपने कहा एक्स स्क्वायर 0 नहीं 220। तो आपने यहां से कहा एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ये उधर गया आपका 216 माइनस 220 विल बी -4 इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहे आपको चेक करना है क्या कोई x की रैशनल वैल्यू है जिसके लिए ये आपको सॉल्यूशन देगा। तो आपने कहा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमेशा चेक होगा। d कितना आया आपका बी स्क्वायर इज 900 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -4, d 30 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर तो हटाइए, 30 का स्क्वायर हो गया 900। तो आपने इसे ऐड किया तो ये आया 900 प्लस 16, तो d आपका आ जाता है 916। अब आपने कहा सिंस d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है d, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ये आप चेक भी कर सकते हो। देयरफॉर नो रैशनल वैल्यू। तो आपको जब भी ऐसी चीज चेक करनी है क्या वैल्यू ऐसी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में d निकाल के, अगर ये d लेस देन 0 आ जाता तो रिजेक्ट हो जाता, रियल वैल्यू ही नहीं होती। लेकिन इन्होंने रियल वैल्यू नहीं पूछा, इन्होंने कहा कोई रैशनल वैल्यू है क्या, इररेशनल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट में रहेगा, लेकिन रैशनल वैल्यू नहीं है, तो आपने नो लिख दिया। बट और में इधर से बेटर, ये लेंथी पड़ता, इसे करने की जगह आप यही कर सकते हो। तो जैसा केस स्टेटमेंट क्वेश्चन 6 of chapter 4. Now let us move to question 7. Nikhil and Niharika, very close friend. Both are both the family decided to go for a picnic to Paranpur in their own car. Niharika car travel 5 km per hour more than Nikhil car. ये काम की चीज है। निहारिका की जो कार की स्पीड है वो 5 किलोमीटर ज्यादा है निखिल की कार से। निखिल कार टुक 4 आवर मोर देन निहारिका कार इन कवरिंग 400 किलोमीटर। Assume that निखिल कार was traveling at a speed of y. ओके, तो आपने यहां पे सबसे पहले कहा निखिल की कार जो है, निखिल कार स्पीड जो है वो आपको क्वेश्चन में दे दी y। तो आपको ये क्वेश्चन में y दे दी, तो सीधे सीधे आपने कहा निहारिका की कार पार ज्यादा है, तो आपने कहा निहारिका कार स्पीड, निहारिका की कार की स्पीड कितनी होगी 5 ज्यादा, विच इज y प्लस 5। आपने 5 ऐड कर दिया, ठीक है। निखिल कार टुक 4 आवर मोर देन निहारिका कार इन कवरिंग 400 किलोमीटर। अब डिस्टेंस जो कवर करना है वो करना है 400 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस मुझे 400 किलोमीटर कवर करना है। और टाइम जो है मैं इधर से ऐसे लिख लेता हूं, टाइम निखिल इज इक्वल टू 4 प्लस टी निहारिका। जितना टाइम निखिल ने कार को लिया उससे 4 घंटे ज्यादा जो निहारिका की कार से 4 घंटे ज्यादा लिया, यही है। निखिल कार टुक 4 आवर मोर देन। अब ये कहते हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका कार इन 2 आवर्स। ओके, तो अब देखो पहला पार्ट तो वैसे ही हो जाएगा, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। बात कर रहे हैं निहारिका की कार ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने का टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर, और स्पीड निहारिका की कार की कितनी है y प्लस 5। तो डिस्टेंस कितना होगा सीधे y प्लस 5 इंटू 2, यह आपका पहले हो गया,
ठीक है, सिंपल सा हो गया। देखो अब यही अगर क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में दिया होता 4 नंबर का, तो आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना था, जो कि ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें 1 नंबर तो ऐसे ही मिल गया, कोई इक्वेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है y+5 है, टाइम आपको 2 घंटे, मल्टीप्लाई किया, ये ए पार्ट हो गया। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ निखिल कार। अब ये कह रहे कौन सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे निखिल की कार की स्पीड पता चलती है। अच्छा, तो देखो अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जो कि निखिल की कार की स्पीड को बताए, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे को रिलेशन देखना है, मेरे का टाइम निहारिका का, निहारिका की स्पीड, डिस्टेंस तो 400 है, स्पीड निहारिका कितनी है y+5, ठीक है। तो मैंने यहां पे कहा टाइम निहारिका लगा 400 अपॉन y+5, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम निखिल के लिए लगा 400 अपॉन y। अब इसे अगर मान लो t2 ले लूं, इसको मैं ले लेता हूं t1, तो क्वेश्चन में क्या दिया है t2, निखिल का टाइम जो है वो निहारिका के टाइम से 4 घंटे ज्यादा। ये दिया हुआ है कि निखिल कार टुक 4 आवर मोर देन निहारिका कार इन कवरिंग 400 किलोमीटर। वैल्यू डाल के एक इक्वेशन बन जाएगी। t2 कितना दिया है 400 अपॉन y इज इक्वल टू 400 अपॉन निहारिका का टाइम है y+5 + 4। अब देखो ये वाला दोनों में डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, इसे उधर ले जाते हैं, 400 अपॉन y माइनस 400 अपॉन y+5 इज इक्वल टू 4। एलसीएम लिया और कॉमन लिया, फिर अंदर आपको कहा 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन y+5 इज इक्वल टू 4। आपने इधर से ये ऐसे ही रखा, इसका एलसीएम लिया तो नीचे आ जाएगा y इंटू y+5, ऊपर आएगा एलसीएम में y+5 माइनस y इज इक्वल टू 4। ये आपका कट गया, तो आपका 400 इंटू 5 आ गया 2000 इज इक्वल टू 4 इंटू y+5। ठीक है, आपने इसे वो किया तो ये आ गया आपका 500 इज इक्वल टू y² प्लस 5y। आपको इधर ले गए तो आपकी इक्वेशन आ गई y² प्लस 5y माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो आपकी ये जो इक्वेशन है y² प्लस 5y माइनस 500 इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑप्शन सी। तो ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी बाय रिलेटिंग दोनों का टाइम। फिर से समझाते तो निहारिका का टाइम निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया डिस्टेंस 400 ही है, स्पीड ये है। निखिल का टाइम निकाला 400, अब की बार स्पीड निखिल की y थी। निखिल का टाइम इस निहारिका के टाइम से 4 घंटे ज्यादा, तो बराबर करने के लिए ऐड किया, यहां पे वैल्यू डाली, उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करके मैंने ये क्वेश्चन बना दी। अब थर्ड पार्ट में कहते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ निखिल कार। निखिल की कार की स्पीड हमने क्या ली हुई है, निखिल की कार की स्पीड लिए y, मतलब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब सेम लॉजिक, -500 है, दो टर्म में स्प्लिट करना है कि आपका बीच में 5 है और इधर एड सब्ट्रैक्ट करके बेसिकली 5 है और मल्टीप्लाई करके आपका है 500। तो इसे कर लेते हैं, पहले तो आपने ये कर दिया 4, तो 5 चाहिए, 5 5 25 एंड 5 2 10 20, 25 में से 20 जाएगा 5 आएगा, तो ये सिंपल हो गया, प्लस 25y माइनस 20y माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अगेन रीग्रुपिंग y प्लस 25 माइनस 20 प्लस y में आपका आगे फिर से 25 इज इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर बने देंगे, y माइनस 20 y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप y की वैल्यू निकालोगे, एक आएगी 20 इधर से और यह आएगी y की वैल्यू -25, ये वाली आप रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो y की वैल्यू आ गई 20, तो निखिल की कार की स्पीड कितनी होगी 20, यूनिट देख लीजिए क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो आपके निखिल के कार की स्पीड आ गई किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और निहारिका की पूछी होती 25 आ जाती। अब हाउ मच टाइम इट टुक फॉर निहारिका फैमिली, निहारिका फैमिली का टाइम कितना है ये आपने निकाला हुआ, देखो ये रहा निहारिका फैमिली का टाइम। तो आपने फोर्थ पार्ट में सीधे कह दिया टाइम निहारिका इज इक्वल टू 400 अपॉन y+5। y कितना आया 20, तो आपने से डिवाइड किया 400 अपॉन 25 विच विल बी इक्वल टू 16 आवर। तो निहारिका की फैमिली को लगे 16 घंटे कवर करने में, तो दिस इज योर आंसर। तो देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इक्वेशन बना के, पहला पार्ट तो बहुत आसान था और दोनों पार्ट जैसे जैसे क्वेश्चन दिया था आप कर सकते हो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ऐसे तरह के क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब आपके चैप्टर 4 के 2 क्वेश्चन हो गए, चैप्टर 3 का 1, चैप्टर 2 के 2, चैप्टर 1 के 2। अब नेक्स्ट चलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन 8 पे। ये देखते हैं किसका है। ए फार्मर वांट टू मेक ए रेक्टेंगुलर पेन फॉर हिज शीप इन द गार्डन नियर हिज हाउस। एक रेक्टेंगुलर पेन बनाना है ऐसा, ठीक है। टू मेक द पेन द फार्मर प्लान टू मेक इट विद द वुडन फेंसिंग टू कवर द 3 साइड। 3 साइड को मान लो वो वुडन फेंसिंग से ऐसे कवर करना चाहते हो, एक को छोड़ दिया। He has 60 मीटर फेंसिंग मटेरियल टू कवर 3 साइड एंड द अदर साइड बीइंग ब्रिक वॉल। एक साइड में वो ईंट लगा देगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसने ईंट लगा दी। ये 3 साइड को कवर करने के लिए उसके पास टोटल 60 है। अब ये कहते हैं अगर विड्थ x है द लेंथ ऑफ द पेन विल बी। अब ये विड्थ है। अब ध्यान से देखो, ये मैन वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर पेन फॉर द शीप इन हिज गार्डन नियर हिज हाउस टू मेक द पेन द फॉर्मर प्लान टू मेक इट विद वुडन फेंसिंग टू कवर द 3 साइड। अब ये 3 साइड में आपको ये नहीं दिया हुआ है कि आपकी कौन सी लेंथ को छोड़ना है, ब्रेथ को छोड़ना है। हमने मान लिया, आपको कह रहे हैं अगर विड्थ x है तो आपकी लेंथ ऑफ पेन क्या होगी। अगर ये विड्थ x है, मैंने मान ली मुझे लेंथ नहीं पता l, तो आप क्या कह सकते हो, देखो 3 साइड में क्या हुआ, या तो फॉर्मूला होगा 2l प्लस x इज इक्वल टू 60। अगर आप लेंथ को l ले रहे हो और आपकी एक विड्थ छूट रही है और एक विड्थ कवर हो रही है तो l प्लस x प्लस l, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, देखो फिर से समझा देता हूं। ये रेक्टेंगल है, हमारे को क्वेश्चन में ये कहा हुआ है एक साइड ब्रिक से कवर हो रही है। अब ब्रिक से आपकी ये वाली साइड भी कवर हो सकती है या फिर ये वाली साइड भी कवर हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अच्छा, मैंने केस लिया, मैंने कहा मेरे को विड्थ तो x दी हुई है। अब या तो, और 3 साइड का पेरीमीटर टोटल 60 है। अब वो 3 साइड देखो, अगर ये वाली साइड ब्रिक से कवर हो रही है तो ये भी 3 साइड हो सकती हैं, या फिर आपकी ये भी 3 साइड हो सकती हैं। तो या तो इक्वेशन हो सकती है, जब आपने एक x और 2 लेंथ लिया तो आपकी इक्वेशन होगी 2l प्लस x इज इक्वल टू 60। लेकिन अगर आप 2 ये ले रहे हो और ये एक लेंथ ले रहे हो तो आपकी इक्वेशन ये भी हो सकती है 2x प्लस l इज इक्वल टू 60। तो इधर से l आएगा आपका 60 माइनस x अपॉन 2 और यहां से l आएगा 60 माइनस 2x। देख लेते दोनों में से कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। तो हमारी मैच करिए, देखो अपॉन 2 तो कहीं आई नहीं, तो 60 माइनस 2x। इसका मतलब क्या है, आपकी एक लेंथ ये है, x और x है। यहां पे आप क्लियर भी बना सकते थे, यहां पे अपने एक रेक्टेंगल जो बना रहे हो उसमें ये x है, ये l माना है, ये विड्थ x दी हुई है और इधर आपकी ब्रिक लग रही है, तो ये आप इंक्लूड लेंथ नहीं कर रहे हो। तो आपकी ये 3 साइड कवर हो रही हैं, तो पेरीमीटर के हिसाब से l, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड के एडिशन, l प्लस x इज इक्वल टू 60, l इज इक्वल टू 60 माइनस 2 है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा ऑप्शन भी लिया था, लेकिन इससे ऑप्शन मैच नहीं कर रही, तो हमारा यही आंसर होगा और यही केस होगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरिया ऑफ द पेन यूजिंग लेंथ एज कैलकुलेटेड इन एक्सेस। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है आपकी ये, तो सेकंड पार्ट में आपने कहा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है आपकी, विड्थ x, और लेंथ कितनी है 60 माइनस 2x, तो आपने कहा 60 माइनस 2x इंटू x, 60x माइनस 2x स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया 60x माइनस 2x स्क्वायर, ऑप्शन डी। अब कहते हैं फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एरिया जो है वो 250 स्क्वायर मीटर है। तो कुछ नहीं करना, ये एरिया था, इसे 250 डाल दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 60x माइनस 2x स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, सबको उधर ले आते हैं। अगर माइनस 2x स्क्वायर उधर गया प्लस 2x स्क्वायर, ये उधर गया माइनस 60x, तो आपका इक्वेशन हुआ 2x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 250 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन पूरी 2 से डिवाइड हो रही है, 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 125 इज इक्वल टू 0। ये 0 उधर जाके डिवाइड हुआ, ठीक है, कॉमन है, डिवाइड हुआ, 0/2 विल बी 0, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 30x, x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 125 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई फॉर थर्ड पार्ट। आपको इक्वेशन बनानी थी, ये इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 125 इज इक्वल टू 0। अब व्हाट विल बी द पॉसिबल विड्थ इफ द एरिया ऑफ द पेन इज 400 स्क्वायर मीटर। अब आपको अगले में कहते हैं अगर एरिया 400 है तो क्या आपकी वो होगी। तो आपने फोर्थ पार्ट के लिए इसको 400 डाल दिया। सो फोर्थ पार्ट में आपने कहा एरिया कितना था, 60x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 400।
या इधर से आपने कहा -2x² प्लस 60x, ये उधर गया, -400 इज इक्वल टू 0। आपको क्योंकि x² का क्वेश्चन हमेशा ट्राई करते पॉजिटिव रख के सॉल्व करने के लिए, -2 कॉमन निकाला, x² -30x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन आ गई x² -30x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। अब आपसे कह रहे हैं व्हाट कुड बी द पॉसिबल विड्थ इफ एरिया ऑफ द पेन इज 400। आपको पॉसिबल विड्थ निकालनी है अगर एरिया 400 था, तो आपने इसे सॉल्व किया, आपका ये आ गया। अब आपने d निकाला, d क्या होता है आपका b² - 4ac, क्योंकि मुझे चेक करना है क्या मेरी विड्थ निकल भी सकती है। तो d इज इक्वल टू -30 का स्क्वायर, क्योंकि b आपका -30 है, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 200। अगर इसे सॉल्व किया तो ये आया 900 -800, 800 आ गया, तो आपका d आ गया 100। बिल्कुल d अगर 100x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं अब केवल क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसलिए करके दिखा रहा हूं, लास्ट के सारे क्वेश्चन मैंने फैक्टराइजेशन से किए, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो इधर b कितना था -30, तो -30 प्लस माइनस √100 अपॉन 2, तो x कितना होगा आपका 30 प्लस माइनस 10 अपॉन 2 इंटू, फिर से a कितना है आपका, a है 1, तो 2, तो दो वैल्यू आ गई x की। एक आया x इज इक्वल टू 30 प्लस 10 अपॉन 2, दूसरा आया 30 माइनस 10 अपॉन 2। तो x इज 30 प्लस 10 इज 40/2 इज 20, 30 माइनस 10 इज 20, 20/2 इज 10। तो आपकी x की दो वैल्यू आ जाएंगी 20 या 10, दोनों जो है वो आपकी। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ विड्थ क्या हुई, या तो 20 मीटर या फिर 10 मीटर, ये दोनों आपकी पॉसिबल विड्थ होगी। तो दिस इज योर केस स्टडी क्वेश्चन 8 विच वॉज ऑफ चैप्टर 4। अब हम लोग चलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन 9 पे। अब क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं विद द इंक्रीजिंग डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर वर्ल्ड वाइड, इंडिया हैज इमर्ज एज ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी। बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर। ये देखो, फिक्स्ड इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर, जब भी कोई चीज रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज कर रही है वो क्वेश्चन आपका एपी का हो जाता है, विच इज चैप्टर 5। आगे और क्लियर हो जाएगा। देखो, इफ द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री वाज 4100 यूनिट इन द 5th ईयर, आपको 5th ईयर में प्रोडक्शन दे रखी है 4500, तो मैंने कह दिया A5 इज इक्वल टू 4100, यही दे रखा है। और अब विच देन इंक्रीज टू 7600 यूनिट इन द 10th ईयर, A10 मुझे दे रखा है 7600, मतलब 10th ईयर और 5th ईयर में मेरे को प्रोडक्शन दे रखी है। कहते हैं फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1st ईयर, मतलब मुझे ए निकालना है। क्वेश्चन एपी का है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज कर रही है, तो आपने सीधे A5 को सीधे लिखा। देखो, an इज इक्वल टू, जिसे नहीं पता उसके लिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर n यहाँ पे, अगर आपके यहाँ पे A2 होता है तो a प्लस डी हो जाता है, क्योंकि 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे जो भी नंबर होता है उससे एक कम d होता है। अगर आप लिख रहे हो A6, तो A6 क्या होगा, a प्लस 5d, देख भी सकते हो, a प्लस n की जगह डाला 6, 6 माइनस 1 इज 5। तो सिमिलरली A5 को मैंने लिख दिया a प्लस 4d इज इक्वल टू 4100, और A10 को मैंने लिख दिया a प्लस 9d इज इक्वल टू 7600। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करेंगे। आपके बहुत सारे मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, मेरे को आसान लगता है एलिमिनेशन, क्योंकि एक एक कोफिशिएंट सेम है, नीचे वाले के साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया। 4d माइनस 9, ये हो गया माइनस 5d, और यहां पे आपने कहा 4100, 3500 माइनस से माइनस कट गया, तो आपका d जो है डेट इज इक्वल टू 3500 बाय 5 विच इज इक्वल टू 700। तो d की वैल्यू हो गई 700। अगर d 700 आया तो आपने कह दिया यहां पे a प्लस 4d इज इक्वल टू 4100, a प्लस 4 इंटू 700 इज इक्वल टू 4100। तो a प्लस 2800 इज इक्वल टू 4100, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4100 माइनस 2800, 1300। तो आपका पहले साल में जो प्रोडक्शन है डेट इज 1300 यूनिट। अगला कहते हैं फाइंड द डिफरेंस इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग 9th ईयर और 7th ईयर। ओके, दोनों को मतलब आपको निकालना है सेकंड पार्ट में।
अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको निकालना है A9 माइनस A7। बेसिकली जितने 9 साल में प्रोड्यूस हो रहे हैं माइनस अगर A7, तो आपने सीधे कहा A9 विल बी इक्वल टू A प्लस 8D। अब इसमें बेटा ये गलती मत करना, A9 अलग से निकालो फिर A7, देखो कितना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपने ये किया, ठीक है। अब आपने कहा A प्लस 8D माइनस A माइनस 6D, ये कट गया। 8D माइनस 6D कितना होता है 2D, और D कितना आ रखा है आपका, D आ रखा है 700। तो देयरफॉर 2 इंटू 700 विच इज इक्वल टू 1400। तो आपका सीधे आंसर आ गया 1400 फॉर सेकंड पार्ट। फाइंड द जनरल टर्म रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ईयर। जनरल टर्म मतलब आपको निकालना है AN। तो आपने कहा थर्ड पार्ट के लिए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN तो AN रहा क्योंकि जनरल निकालना है। A की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी है, 1300 है। तो यहां पे डाला 1300 प्लस N माइनस 1 इंटू 700। तो AN इज 1300 प्लस N माइनस 1 इंटू 700। AN को सॉल्व करते 1300 प्लस 700N माइनस 700। अब 1300 में से 700 माइनस किया, आपका आएगा 600। तो आपका हो गया 700N प्लस 600। दिस इज योर AN वैल्यू। तो आपका थर्ड पार्ट का आ जाता है 700N प्लस 600। AN इज इक्वल टू 600 प्लस 700N। लास्ट है अब आपका कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस फ्रॉम 4th टू 10th ईयर। आपसे कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकालना है 4th से लेके 10th तक कितना प्रोड्यूस हुआ। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, S10 माइनस S4। पहले 10 साल में से अगर आप पहले जो 3 साल है F3, पहले 3 साल सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस फ्रॉम चौथे ईयर से 10वें साल तक कितना हुआ। तो अब S10 N/2, SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो S10 के लिए मैंने डाला 10/2 2A प्लस 9D माइनस 3/2 2A प्लस 3 माइनस 1 कितना हुआ 2D। यह आपका 2 से डिवाइड हुआ, यह आ गया 5। तो 5 इंटू 2A प्लस 9D माइनस ऐसे मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, इधर आएगा 3 को अंदर लेगा। देखो 3/2 इंटू 2 कितना हुआ 3A प्लस 2 से 2 इधर कटा प्लस 3D। इसे मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 2 कितना हुआ 10A प्लस 9 इंटू 5 हुआ 45D माइनस 3A माइनस 3D। 10A माइनस 3A कितना हुआ 7A प्लस 45 माइनस 3 हुआ 42D, या 7 कॉमन अंदर आया A प्लस 6D। तो आपका देखो सम जो है वो आपका ये हो गया 7 इंटू A प्लस 6D। A की वैल्यू आपने कितनी डाली, A की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी 1300 इंटू 6 इंटू D की वैल्यू कितनी थी 700। 7 इंटू 1300 प्लस 4200, 42 और 13 को ऐड किया तो आपका आता है 5500, और 55 को 7 से किया 7 5 35, 38500 मतलब 38,500। दिस इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट पार्ट फिर से समझ लो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस फ्रॉम 4th ईयर टू 10th ईयर। अब देखो 2 है, ये कह रहे हैं चौथे साल से लेके, ये आपका चौथा साल है मान लो, ये 10वां साल है, यहां से शुरू हुआ। इस तरह से देखो, ये पहला साल से चौथा साल, चौथे साल से 10 साल। तो कह रहे हैं इसके बीच में क्या होगा। अब आप जो एपी का सम निकालते हो मतलब टोटल यूनिट निकालते हो, अगर आप यहां से लेके यहां तक निकालो तो वो होता है S10, और अगर आप यहां से लेके यहां तक निकालो मतलब पहले 3 साल, वो हो गए पहले 3 साल। तो अगर आप S10 में से S3 पहले 10 साल के टोटल में से पहले 3 साल का सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये मिलेगा। लेकिन अब आप एक ऑप्शन क्या थी, पहले आप 10 साल का निकालते हैं पूरा फॉर्म करके 10/2 2A प्लस N माइनस इंटू D पूरी कैलकुलेशन, फिर 3 साल का निकालते हैं। लेकिन उससे स्मार्ट तरीका क्या है टाइम बचाने के लिए, S10 माइनस S3। ये आपने सीधे का
आपने अभी वैल्यू कुछ नहीं डाली, आपने कहा n मेरा 10 है तो n/2 2a प्लस n माइनस वन, 10 माइनस वन 9d, मैंने ये डाल दिया। a और d की वैल्यू मेरे को सेम है, मैंने नहीं डाली। माइनस n/2 3/2 2a प्लस 3 माइनस वन इज 2d। अब इस पूरे को सॉल्व करते हुए मैं पहले ले गया a और d, जब आखिरी में पूरा सिंप्लीफाई हो गया तब मैंने a और d डाला, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 38,500। दिस इज योर केस स्टडी बेस क्वेश्चन 9। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस लेक्चर के, विच इज क्वेश्चन 10, केस स्टडी क्वेश्चन 10। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, एज वी नो अ ट्री और ए प्लांट नीड्स बोथ सॉइल एंड वाटर अलोंग द सनलाइट टू ग्रो, इट विल हैव द नेसेसरी नरिशमेंट फॉर बोथ वाटर एंड सन टू मेक इट लीव ग्रीन एंड फ्रूट टू ग्रो। ठीक है, फालतू। अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लांटेड 20 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 10 मीटर इन लाइट। 20 ट्रीज, 20 प्लांट वो करें, 20 पेड़ हर 10-10 मीटर के डिस्टेंस में। मतलब ऐसे समझो, आपका अगर मान लो ये है, तो यहाँ पे पहला प्लांट, फिर दूसरा प्लांट, फिर तीसरा प्लांट, ऐसे जाते जाते आखिरी में यहाँ पे 20वां प्लांट है, और हर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10-10 मीटर का है। तो अगर आप इधर से आगे चलो, पहले पढ़ लेते हैं। एवरी डे मेंबर ऑफ द ग्रुप वाटर ऑल द ट्री सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर टैंक एंड रिटर्न टू द टैंक आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री। वाटर टैंक से जाता है, पानी लेके आता है, पहले पेड़ पे डालता है, फिर वापस जाता है, फिर अगले पेड़ पे जाता है, ये कर रहा है। ठीक है, मान लो आपका वाटर टैंक यहाँ पे है, ये मेरा टैंक है, यहां से लिया, इस पे पानी डाला, फिर वापस गया, फिर इधर लिया पानी, फिर वापस डाला, फिर इधर गया। तो अब आपसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेंबर टू द वाटर नियरेस्ट ट्री एंड बैक टू द टैंक। ठीक है, कि जो सबसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेंबर टू वाटर नियरेस्ट ट्री, जो सबसे पास ट्री है, उसके लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो, ए ग्रुप ऑफ पीपल प्लांटेड 20 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंसेस 10 मीटर इन लॉन्ग विद ए वाटर टैंक प्लेस्ड एट 15 मीटर फ्रॉम द ट्री एट वन एंड। तो ट्री से 15 मीटर दूर आपने वाटर टैंक रखा हुआ है। तो आप ये समझो, जो पहला ट्री है उससे ये जो वाटर टैंक है 15 मीटर दूर है। तो आपके पहले ट्री के लिए ये 15 मीटर जाएगा और ये 15 मीटर आएगा, तो टोटल कितना हुआ, 30 मीटर हो गया। तो पहले का आंसर तो सीधे हो गया, क्लोजेस्ट 30 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, 30 मीटर हुआ आने का, 30 मीटर हुआ जाने का। अब ये कह रहे हैं एपी फॉर्म्ड इन द गिवन कंडीशन इफ। अब एपी क्या बनेगी, देखो, पहले वाले में आपने कहा ये जा रहा है 15, आ रहा है 15, 30। अगले वाले में जाएगा 15 प्लस 25, आएगा कितना, 25, 50। तो आपका पहला हुआ 30, फिर हुआ 50। अब हर बार क्या होता है कि ये 10 आना 10 जाना 20 बढ़ेगा, क्योंकि देखो ये वाली चीज तो सेम रहेगी, 15 जाएगा, फिर 10 जाएगा, फिर 10 और जाएगा, फिर ऐसे ही 10 आएगा, 10 आएगा, 10, तो 20 भी बढ़ेगा। तो आपका क्या हुआ, 30, 50, 70, 90, आपकी एपी हो गई ऑप्शन सी। तो दिस इज योर एपी, जिसमें ए आपका 30 हो गया, डी विल बी इक्वल टू 20, क्योंकि आपके डी 20 हो गया, और कितने ट्रीज हैं, तो एन भी कितना हो जाएगा, 20। अब थर्ड पार्ट में कहते हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेंबर टू वाटर द लास्ट ट्री। लास्ट ट्री के लिए से कितना चलना पड़ेगा, तो मुझे बेसिकली थर्ड पार्ट में देखो खाली 28, जो मतलब जो आखिरी ट्री है उसके लिए कितना चलना पड़ेगा मुझे निकालना है, A20। दिस विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन आपका क्योंकि 20 है तो 20 माइनस वन 19 हो गया। अब वैल्यू डाल दीजिए, A कितना है 30 और B कितना है आपका 20, तो आपका आ गया 30 प्लस 19 इंटू 2 विल बी 380, तो आपका टोटल आ गया 410 मीटर। इसे आखिरी वाले के लिए 410 मीटर चलना पड़ेगा टू पोर वाटर इन लास्ट ट्री। अब लास्ट है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मेंबर इन रे इन ऑर्डर टू वाटर ऑल ट्री। अब टोटल ट्री कितने हैं 20, तो आपको फोर्थ पार्ट में बेसिकली S20 निकालना है। अब Sn का फॉर्मूला आपको पता है होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आपका n यहां पे क्या क्या दिख रहा है सर 20 हो गया, तो S20 विल बी इक्वल टू 20/2 2 इंटू ए कितना है 30, देखा है 30 प्लस 20 माइनस वन विल बी 19 इंटू डी कितना आपका 20, आपने डाल दिया इधर। अब इसे सॉल्व कर दिया, देखो ये तो हो गया सीधे 10 बाहर, 2 इंटू 30 विल बी 60 प्लस 90 इंटू 20 विल बी 380। 380 और 60 को ऐड किया तो आपका आता है 440, 380 और 60 440, तो आपका टोटल आ गया 400 मीटर। इसे टोटल 4400 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा टू वाटर ऑल ट्री।
दिस इज 4400। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट एपी के भी क्लियर है। ये आपको सम ए एन ये रिवाइज कर लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस एक्स लेक्चर में बेसिकली हमने रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन केस स्टडी के डिस्कस किए। तो आपके 5 चैप्टर करीब 1-1.5 घंटे में केस स्टडी से कवर हो गए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। जो स्टूडेंट नया है, फिर से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे के मैं जितने इंपॉर्टेंट लेक्चर डालने वाला हूं, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया और सारे मिस हो जाएंगे। और नीचे बहुत सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसे आप देख के अपना प्रॉपर रिवीजन मैथ्स का कर सकते हो, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी हेल्प। और भी कोई डाउट आप कमेंट में छोड़ सकते हो। तो लेक्चर को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। मिलते हैं अगले पार्ट में विद न्यू मोर क्वेश्चन, विद मोर रिवीजन। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड। अच्छे से तैयारी करो। टेक केयर स्टूडेंट्स।